नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद करता हूँ। अपनी सीधी कॉल्स लेनी शुरू करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और मैंने वाइफ का अप्लाई किया था पिछले जनवरी में 2015 में। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो इस पे मैंने अपील सबमिट करवाई थी मई 2015 में। फिर उनका एक लेटर आया कि अक्टूबर के बाद हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब अक्टूबर के बाद। फिर मैंने उन्हें कॉल की तो वो कहते जी कि आपका मतलब है कोर्ट की आपको डेट मिलेगी। आया इस कोर्ट की डेट के लिए कोई फिक्स टाइम है? क्योंकि मैंने मई 2015 में अप्लाई किया था, तो अपील जो है कोर्ट में गई है और अभी तक कोई मुझे कोर्ट की हियरिंग डेट नहीं मिली। इसके लिए कोई फिक्स टाइम है या उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है? ओके, और कोई चीज़? हाँ सर, यही पता। ओके, चलो मैं बताता हूँ। ये आपका सवाल बहुत अच्छा इसलिए है कि बहुत सुनने वालों को भी थोड़ा सुकून शायद मिल जाए इसके जवाब से। मसला ये है जी कि कोर्ट्स की तरफ से आजकल बहुत डिलेस चल रही हैं जो हेयरिंग डेट आने में होती हैं। अक्सर होता है कि आपकी अपील हम पहले जो किया करते थे, आपकी अपील हम करते थे, आपकी अपील की एक्नॉलेजमेंट बहुत जल्दी आ जाती थी। अगर आपकी इन कंट्री अपील होती थी तो अपील करने के बाद उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आती थी उसके साथ ही आपको हेयरिंग डेट मिल जाया करती थी। मैं नॉर्मली कहता था कि 4 हफ्ते में आपको हेयरिंग डेट आ जाएगी जो अगले 2-3 महीने के अंदर होगी। ये अब पुरानी बातें हो चुकी। 2015 में बेतहाशा डिलेज चली हैं कोर्ट्स की हेयरिंग्स आने में। इसके ऊपर कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई ऐसी स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है कि कोर्ट ने आपको कितनी देर के अंदर अंदर टाइम देना है। वो सब जो उनकी तरफ से जो काम है वो कहते हैं कि जी हमारी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, 2 नहीं शायद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि उन्होंने ये देखना है कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कितने जजेस हैं, कितने कोर्ट्स हैं, कितना वो काम कर सकते हैं, कितना काम संभाल सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 1। नंबर 2, आपकी केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है। असाइलम केसेस होते हैं फॉर एग्जांपल, उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा जल्दी की हियरिंग मिल जाती है। कुछ केसेस ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, उनको काफ़ी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं। एंट्री क्लियरेंस मैटर्स होते हैं, उनको काफ़ी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं। सो मेरी एक्सपीरियंस में जो मैंने चीज़ देखी है मुझे कि जो इन कंट्री अपील्स होती हैं उनको ज़रा जल्दी हियरिंग आ जाती है, जो एंट्री क्लियरेंस मैटर्स हैं उनमें ज़रा ज़्यादा देर की हियरिंग्स आती हैं। सो अक्टूबर का उन्होंने आपको टाइम दिया कि जी अक्टूबर तक उन्होंने एंट्री क्लियरेंस मैनेजर को मौका दिया है कि वो आपकी अपील देख के डिसाइड करे कि आपके केस में जान है कि नहीं। अगर वो डिसाइड करता है कि आपके केस में जान है तो वो अपना रिफ्यूजल लेटर वापस लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और आपको स्टेटस इशू कर देते हैं। वो चीज़ अभी तक आपके केस में नहीं हुई। सो अब आपके लिए या तो ये कि आपके एंट्री क्लियरेंस मैनेजर ने आपके खिलाफ ही फैसला किया है या एंट्री क्लियरेंस मैनेजर ने उसको देखा ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अक्टूबर के बाद आपको जो होना चाहिए था वो तो आमतौर पर ये होता था कि जी 26 अक्टूबर की डेट उन्होंने फॉर एग्जांपल आपको दी। अब 26 अक्टूबर के 7 दिन बाद आपको ठग करके कोर्ट से लेटर आ जाता था जिसमें होता था कि जी एंट्री क्लियरेंस मैनेजर ने अपने रिव्यू के बाद भी मैटर अपील में जाने दिया है, ये हम आपको डेट दे रहे हैं, इतने महीने बाद, इतने हफ्ते बाद आपकी कोर्ट में तारीख लग गई है। अब वो चीज़ नहीं हो रही और अक्सर ये हो रहा है कि आप कितने कितने महीने इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह आप अपने केस के बारे में बता रहे हैं कि अक्टूबर में आपको उन्होंने भेजना था, उसके ऊपर भी 3 महीने और गुजर गए हैं, अभी तक आपको डेट नहीं मिली है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप रेगुलरली कोर्ट फ़ोन करते रहिए, वहाँ पर आप उनसे अपडेट्स लेते रहिए और उनसे पूछते रहिए, क्योंकि अभी एक केस में ऐसा भी हुआ है कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा चेसअप करना शुरू किया तो पता चला कि जी गलती हो गई और केस फाइल तो आपकी स्टोरेज में पड़ी हुई है। सो कोई उसको देख ही नहीं रहा था, वो सिस्टम में था ही नहीं। सो हमें वो भी देखना पड़ता है कि क्या ऐसी चीज़ तो नहीं कि इतनी डिले के बाद पता चले कि उन्होंने स्टोरेज में फाइल रखी हुई है और आपका मैटर लिस्ट में लगा ही नहीं हुआ। सो वहाँ पे ज़रा कुरेदना पड़ता है उसको। आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने अभी कोर्ट फ़ोन करके पता कर लिया। अब वही मैं कहूँगा कि हर 2 हफ्ते बाद आप रेगुलरली चेक करते रहिए उनके साथ और उसको प्रायोरिटाइज कराने की कोशिश कीजिए। अभी तो मैं आपको यही कह सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि देयर इज़ नो फिक्स टाइम कि जिसके अंदर कोर्ट ने आपको डेट देनी है, और सेकेंडली कोर्ट की तरफ से बहुत डिलेज हो रही हैं। सो ये फैक्ट है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, यूके का बेस्ट प्रोग्राम है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी। अच्छा जी जी, बुखारी साहब मेरा छोटा सा एक सवाल है। मैंने अक्टूबर 2015 में अपनी एक्सटेंशन अप्लाई की थी, ठीक है, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मेरे बायोमेट्रिक्स भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो अभी भी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने वाले हैं, तो मैंने ट्रैवल करना है अर्जेंटली। तो कुछ बता सकते हैं कि ये कब तक ये भेजेंगे या इनका बायोमेट्रिक्स के बाद क्या टाइम फ्रेम होता है एक्सटेंशन भेजने का? आपने किस चीज़ की एक्सटेंशन अप्लाई की हुई है?
जी मेरे पास वो डिस्क्रिशनरी लीव थी तो मैंने उसकी एक्सटेंशन के लिए भेजा था। ओके, चलें ठीक है। सर एक तो मैं आपको माजरत के साथ ये कहूँगा कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई अर्जेंट ट्रैवल नीड है, अगर कोई मेडिकल रिलेटेड चीज़ है कि या कुछ भी है, आप अपने एमपी से बात कर सकते हैं। पहले तो आप एक होम ऑफिस को रिक्वेस्ट डालिए, दूसरा आप अपने एमपी से बात कीजिए कि एमपी उनको किसी तरह से फोर्स करे आपके लिए कि आपका फैसला जल्दी करें। आमतौर पर अगर आप टाइम फ्रेम्स को देखते हैं, अब कोई टाइम फ्रेम्स नहीं रह गए। वो जो एक ज़माना होता था कि हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि जी इतनी देर में एप्लीकेशन होगी, इतनी देर में बायोमेट्रिक्स आएंगे और इतनी देर में आपको जवाब आ जाएगा, अब वो चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका ह्यूमन राइट्स का कोई केस डाला जाता है और अगर वो एक्सपेक्टेड है कि वो रिफ्यूज़ होगा, तो उसको 2.5 से 3 महीने में उन्होंने रिफ्यूज़ कर देना है। आपके केस में क्योंकि आपने एक्सटेंशन अप्लाई की है 2.5 साल की डिस्क्रिशनरी लीव के बाद, बायोमेट्रिक्स आपके दिसंबर में हो चुके हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अभी आपको अगर जवाब नहीं आया तो अगले 4 हफ्ते में आपको जवाब डेफिनेटली आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये टाइम फ्रेम्स हैं। लेकिन कुछ पता नहीं, इससे आगे भी हो जाए, और अगर आपको वाकई अर्जेंट ट्रैवल करना है और आप इस तरह से वेट नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि आप इसको पुश करें। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, अक्सर लोग इसमें मार खा जाते हैं। जब आपको अर्जेंट ट्रैवल करना होता है, अगर आप होम ऑफिस फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी मुझे अर्जेंट ट्रैवल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी आप रिक्वेस्ट भेज दें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स वापस भेज देते हैं आपको। उसमें अक्सर लोग ये गलती कर जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि अगर वो आपकी डॉक्यूमेंट्स वापस भेज रहे हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ करके आपको वापस भेज रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन पेंडिंग हो और आप उनसे अपना पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर सकें, बिकॉज जैसे ही आपने ट्रैवल किया, जैसे ही आपने मुल्क छोड़ा, तो आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन अबैंडन हो जाती है, यानी उसको विड्रॉल के तौर पे देखा जाता है। सो आपने वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर वो चीज़ आपने की, डिस्क्रिशन लीव आपकी जो भी अगर बीच में एक गैप आ जाता है और आप वापस चले जाते हैं और आप अपने मुल्क से जाके दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिस्क्रिशन लीव है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपना जितना ट्रैवल को डिले कर सकें कर लीजिए, और जहाँ तक जोर लगाने की बात है, पूरा एमपी से जोर लगवाइए, होम ऑफिस को लिखें, उनको अपने रीजंस बताइए कि क्या वजह है, उनको कहें कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं एप्लीकेशन विड्रॉ करके नहीं जा सकता क्योंकि मेरी डिस्क्रिशनरी लीव है, उससे मेरा गैप आ जाएगा। अगर वो गैप आ गया और दोबारा आपने डिस्क्रिशनरी लीव अप्लाई की, और आपको पहले बात तो आप अपने मुल्क से जाके अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको मुश्किल आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने वहाँ से जाके अप्लाई ना भी किया, आप यहीं से गैप के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आपके फिर 2.5 साल जीरो से शुरू हो जाएंगे। सो 2.5 साल आप ऑलरेडी गुजार चुके हैं, अब आपने आगे अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए, अब अप्लाई कर चुके हैं एक्सटेंशन के लिए। मेरा जो आपको एडवाइस इसके अंदर होगी वो सिर्फ ये है, पूरी कोशिश करें कि आप डिसीजन लेके उसके बाद आप यहाँ से ट्रैवल करें। ओके सर, आपको मैं बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूं कि आपको कोई किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एमपी को अगर आपने समझा लिया कि आपको कितनी डिफिकल्टी है और एमपी ने अगर थोड़ी सी उसमें हेल्प कर दी, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाना चाहिए। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो सर, मेरा नाम संजीता है। हाँ जी सर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। चलो मैं कोशिश करना जी, दसो। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਦਿਲ ਇਹ ਚ ਭਲਾਈ ਆ, ਬੇਬੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਸਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਆ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1300 ਪਾਉਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਫੀਸ ਵਾ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ? ਸਰ ਉਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਾਇਜ਼ ਫੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਓ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1300 ਪਾਉਂਡ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਫੀਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਫੌਰਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰੋ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 18,600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 22,400 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਸ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਰਮਾਊਂਟੇਬਲ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਡਰੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ 2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ शायद समझ आ जाए जो मैं कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। नाज़रीन, अब हमारे आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, लेकिन हमारा पूरा घंटा पूरा हो ही गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा इसी जगह इसी वक्त मुलाकात होगी। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस थर्सडे को मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप मिलना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, अब ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। बाकी हमारे दफ्तर में कॉन्टैक्ट करते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूँ वहाँ पर कुछ हमारे फ़ोन्स के अंदर आजकल डिस्टर्बेंस हुई हुई है, बड़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है फ़ोन वालों के साथ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हम जानबूझ के कॉल्स अवॉइड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फ़ोन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी देर ट्राई करते रहिएगा, दोबारा आपकी कॉल ज़रूर आंसर हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।